अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसराइल को एक नाजायज़ रियासत कहा जाता है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने अभी तक इसे तस्लीम नहीं किया। ये तो आप जानते हैं कि इसराइली यहूदी हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसराइल के यहूदी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कब से फ़लस्तीन में आबाद हैं, ये क्या कारोबार करते हैं, इनकी माशियत कितनी मजबूत है, कितना रकबा है इसराइल का, हुकूमती निज़ाम क्या है, कल का बच्चा इसराइल सदियों पुराने अरबों पर भारी कैसे हो गया, ईरान के खिलाफ क्यों हुआ, ईरान से क्या खतरा है, उम्मत मुसलमा के लिए इसराइल खौफ की अलामत क्यों बन चुका था। और सबसे बढ़कर ये कि जब यहूदी फ़लस्तीन में हिजरत करके आए तो ये फ़लस्तीन में इतने मजबूत कैसे हो गए कि तकरीबन फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, अपनी माशियत इतनी मजबूत कैसे कर ली। वो क्या वामिल हैं जिन्होंने यहूदियों को इसराइल का मालिक बना दिया और फ़लस्तीन के मुसलमानों का ज़वाल कैसे हुआ। और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया पर इसराइल का हुक्म क्यों चलता है, उन्होंने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कैसे कर लिया। आज की वीडियो में हम इंतहाई सादा ज़बान में एक आम आदमी की मालूमात के लिए इन सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल के यहूदी कौन हैं। यहूदी एक मजहबी और नस्ली गिरोह हैं जो यहूदियत पर ईमान रखते हैं। इनकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इनका ताल्लुक कदीम बनी इसराइल से है, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, की नस्ल से थे। यहूदी दुनिया भर में फैले हुए थे, यूरोप, रूस, अरब ममालिक, अफ्रीका, अमरीका, ईरान और हिंदुस्तान तक। तो अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आए और कब से फ़लस्तीन में आबाद हैं। 1948 से पहले फ़लस्तीन में सिर्फ चंद हज़ार यहूदी थे, वो भी मुकामी अरब यहूदी जो फ़लस्तीनियों के साथ सदियों से रह रहे थे। बाकी पूरी दुनिया में यहूदी बिखरे हुए थे, इनका अपना कोई मुल्क नहीं था। फिर 1878 में एक यहूदी थियोडोर हर्त्ज़ल ने एक आलमी यहूदी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जिसका मकसद दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत कायम करना था। इस मकसद के लिए और यहूदी मुल्क बसाने के लिए जिस जगह का इंतखाब हुआ वो थी फ़लस्तीन की रियासत, जो सदियों से मुसलमानों को आबाद किए हुए थी। यूरोपीय यहूदियों ने सोच समझकर मुनज़्ज़म अंदाज में फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदना, हिजरत करना और जदीद बस्तियाँ बनाना शुरू की। 1917 में बिलफोर अलामिया यानी बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की हमायत करती है। जब बरतानिया ने पहले जंग अज़ीम के बाद उस्मानी खिलाफत से फ़लस्तीन छीना तो इसे बरतानवी मैंडेट करार देकर कब्ज़ा कर लिया। बरतानिया ने यहूदियों को महफूज रास्ते, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन खरीदने के मौके दिए, जबकि अरबों को महदूद कर दिया गया। यूरोप और अमेरिका के यहूदी बैंकरों ने माली सरमाया फराहम किया ताकि इसराइल की बुनियाद रखी जा सके। रोथशाइल्ड ख़ानदान जैसे ताकतवर यहूदी फाइनेंस फैमिलीज़ ने इसराइली बस्तियों में ज़बरदस्त सरमायाकारी की। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की करारदाद मंजूर कर ली और यहूदियों को 56% और अरबों को 44% ज़मीन दे दी गई। यहूदियों ने कबूल कर लिया, अरबों ने मुस्तरद किया और जंग छिड़ गई। 1948 में इसराइल ने यकतरफा तौर पर रियासत का ऐलान कर दिया और 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल कर दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहूदी इतने मजबूत कैसे हो गए और मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों कि अपना मुल्क फ़लस्तीन यहूदियों के हवाले कर दिया। तो जनाब, इसराइल में आने वाले ज़्यादातर यहूदी यूरोपीय तालीम याफ्ता, हुनरमंद और जदीद जहन रखने वाले थे। उन्होंने आते ही अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, रिसर्च सेंटर और जदीद खेत बनाए, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों को तालीम और तरक्की से दानिस्ता तौर पर दूर रखा गया। यहूदियों को धड़ाधड़ बैरूनी फंडिंग हो रही थी। फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत बदहाली का शिकार थे, इसलिए यहूदियों ने इनसे धड़ाधड़ ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। मुसलमान पैसे के लालच में ज़मीन फ़रोख्त करते रहे और यूं ये चंद हज़ार यहूदी फ़लस्तीन के मालिक बन गए और इसराइल का वजूद सामने आया। अब देखते हैं कि यहूदी इसराइल में क्या कारोबार करते हैं। यहूदी ने इसराइल की माशियत को मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली तौर पर तरक्की दी। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में मारूफ है। ज़राई टेक्नोलॉजी, सहरा में फसल उगाने की महारत, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी, फौजी हथियार और दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग वगैरह, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक,
जदीद अद्वियात और तिबी टेक्नोलॉजी में भी इसराइल आगे है। अब बात करते हैं कि इसराइल की माशियत कितनी मजबूत है। 2024 में इसकी GDP तकरीबन 520 अरब डॉलर थी। फी कस आमदनी की बात करें तो 52,000 अमेरिकन डॉलर के करीब है। अगर बरामदात की बात की जाए तो हाई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फौजी हथियार, ज़राअत और हीरा पॉलिशिंग। इसराइल को अमेरिका से सालाना 3.8 अरब डॉलर से ज़ायद की फौजी इमदाद भी मिलती है। अब बात करते हैं कि इसराइल का रकबा कितना है। इसराइल का कुल रकबा 22,000 मुरबा किलोमीटर के करीब है, यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी बहुत छोटा। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम को करार दिया जाता है, लेकिन बेशतर ममालिक तल अबीब को तस्लीम करते हैं। फ़लस्तीनी इलाकों गज़ा, वेस्ट बैंक पर जुज़वी या मुकम्मल कंट्रोल इसराइल का है। अब बात करते हैं कि इसराइल का हुकूमती निज़ाम क्या है। इसराइल में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 120 अरकान की पार्लियामेंट है, सदर का ओहदा रस्मी होता है, जबकि ताकत का असल मरकज़ वज़ीर आज़म ही होता है। तो जनाब, इसराइल आज दुनिया का अमीर तरीन और पावरफुल मुल्क बन चुका है और कई इस्लामी ममालिक इसके शर से कामते हैं। आज इसराइल सिर्फ इसलिए कायम नहीं कि यहूदी बहुत ज़्यादा थे, बल्कि इसलिए कि वो मुत्तहिद थे, मनसूबा बंद थे और इल्म और टेक्नोलॉजी से हमसे कहीं आगे थे। और फ़लस्तीन सिर्फ इसलिए कमज़ोर नहीं हुआ कि इनके पास हथियार कम थे, बल्कि इसलिए कि हम मुसलमान तकसीम दर तकसीम हो चुके थे। हमने इल्म छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, साइंस और तरक्की से मुंह मोड़ लिया और आज भी हम वहीं खड़े हैं। जब इसराइल के क़याम की मनसूबाबंदी हो रही थी, हमने तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखा। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।